नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सुशासन, रोजगार और भ्रष्टाचार, ये तीन शब्द मुख्यमंत्री के भाषण में सुनाई दिए। मसूदा में आयोजित वीबी जीराम जी का राज्य स्तरीय जन सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर मनरेगा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पहले इसमें गड़बड़ियां थी, जनता के पैसों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, मनरेगा को लूट का अड्डा बना दिया था, लेकिन अब ये योजना हमारे सुशासन का मॉडल है। सरकार ने 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 35 से 40 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली फंडिंग पैटर्न को लेकर सवाल उठाए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या मनरेगा में पारदर्शिता लाकर सरकार ने कांग्रेस के लूट मॉडल पर रोक लगा दी है। और सवाल ये कि क्या कांग्रेस के पास सरकार के काम का जवाब है या सिर्फ सवाल। तो बात आज सुशासन का मॉडल वर्सेस कांग्रेस के छल की। कि जिस तरह से बीबी जीराम जी योजना आई है, इसको पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से बनाया गया है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया है। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर जी, स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ सीबी यादव जी हैं, सीबी यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड आईएएस जगरूप यादव जी भी मौजूद हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही नेभिचंद बीड़ा जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान सरपंच संघ से, आपका भी बहुत स्वागत है सर। बेहद खास मुद्दा है, जिस तरह से आज भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन के दौरान इसका जिक्र किया। खास मुद्दा शुरुआत जगरूप जी आपसे करना चाहेंगे। मनरेगा, उसके बाद वीबी जीराम जी, और उसमें क्या अंतर, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, क्यों बदलाव की जरूरत पड़ी, कितना भ्रष्टाचार था, इस सब सीएम ने भी जिक्र किया। और इस योजना का जो मंसूबे थे, मंशा थी सरकार की, वो भी बताई गई। लेकिन क्या वाकई में आप मानते हैं कि जो भ्रष्टाचार, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत बताई जा रही थी, जिसकी वजह से नाम बदला गया, बहुत सारी चीजें इसमें बदली गई हैं, वो सही है और वो नजर आता है कि ऐसा होगा और ये दिक्कतें थी मनरेगा योजना में? श्वेता जी, इसमें कुछ बातें तो जो नए कलेवर में बीबी जी राम जी जो रोजगार और आजीविका गारंटी कार्यक्रम में जो पुराना मनरेगा था जी, तो ये लागू किया। इसमें कुछ बातें तो ठीक है, जैसे मजदूरी दिवस बढ़ाए गए हैं, 100 से 125 किए गए हैं। कृषि वर्ष में अगर 2 महीने का छुट्टी का अंतराल रखा गया है। और तीसरा ये भी कि स्थायी परिनिर्माण पे फोकस किया गया। चौथा ये भी है कि जैसे बायोमेट्रिक और डिजिटलाइजेशन जो हो रखा, तो उसके हिसाब से पेमेंट होगा, इंटरफेस होगा, वेरिफिकेशन होगा। तो ये कुछ चीज़ें ठीक शामिल की हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगा। लेकिन साथ ही इसके जो फंडिंग पैटर्न है, जिसको लेके ह्यू एंड क्राई मची हुई है, उसमें पहले जो योजना थी, मनरेगा थी, उसमें जितना भी अकुशल मजदूरी का हिस्सा था वो केंद्र वहन करता था 100%। इसमें राज्यों पे भार आएगा, क्योंकि 100% का फार्मूला तोड़ दिया। और इसमें जो डिमांड ड्रिवन जो पहले योजना थी, मतलब जितनी मजदूरी की आवश्यकता थी उतनी मजदूरी दे दी जाती थी, तो कोई कैप नहीं थी। इसमें एक नॉर्मेटिव फंडिंग का पैटर्न अपनाया गया। नॉर्मेटिव फंडिंग ये कि एक नॉर्म्स बना दिए गए हैं, उन नॉर्म्स के हिसाब से, उन नॉर्म्स पे, उन मापदंडों पे खरे उतरेंगे, तो उतना एक ऊपरी सीमा, उसमें सीलिंग तय कर दी हर राज्य के लिए कि भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतनी फंडिंग मिलेगी। तो इससे रिसोर्स क्रंच, मतलब राज्यों की वित्तीय स्थिति पहले ही ठीक नहीं है, तो केंद्र अगर उसमें मजदूरी कंपोनेंट नहीं देगा, जो पहले 100% मजदूरी केंद्र देता था, राज्य केवल सामग्री और प्रशासनिक व्यय देता था। अब इसमें मजदूरी कंपोनेंट का शेयरिंग है, वो पैटर्न बदल दिया। और साथ में जो आपका वित्तीय प्रबंधन करने में राज्यों को दिक्कत आने की संभावना, इसलिए वित्तीय ये चिंताएं हैं कि इससे मजदूरी के दिवस आपने भले ही एक आदमी के अधिकार के रूप में बढ़ा दिए हो, लेकिन शायद चूंकि आपने नॉर्मेटिव फंडिंग का पैटर्न रख दिया, इसलिए सकल जो राज्य के माइक्रो पिक्चर को देखोगे तो मजदूरी दिवस कम हो जाएंगे। तो 125 की बजाय 100 दिन ही लोगों को नहीं मिल पाएगी। मांगने, डिमांड ड्रिवन नहीं रहा। पहले तो जितने मजदूर मांगते थे उतनों को
आपको रोजगार देना ही होता था, एक गारंटी थी। इसमें गारंटी और समय तो बढ़ा दी कि भाई आपको 125 दिन तक मिलेगी रोजगार, लेकिन फंडिंग पैटर्न के चलते मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में मजदूर दिवस घट सकते हैं और राज्यों की वित्तीय सीमाएं होती हैं, उनकी वित्तीय मजबूरियां होती हैं। इसके चलते और साथ ही जो असेट बनेंगे, आस्तियां जो बनेंगी, उनके वेरिफिकेशन के लिए मजदूरी में जैसे कच्चे काम वगैरह, बिल्कुल कच्चे काम थे वो समाप्त कर दिए गए। उसमें भी एक नॉर्मेटिव नॉर्म्स बना दिए गए कि ये काम इन मापदंडों पे होंगे तो उनमें ये वित्तीय प्रावधान होंगे। तो एक तरह से अच्छा है। साथ में भुगतान की प्रक्रिया में भी बायोमेट्रिक पहचान संस्थित करना, उसको जीआई मैपिंग से आस्तियों का वो देखना, ये उनका ये जांचना परखना कि ये वास्तव में बनी है, जो भी बंडिंग बनी है, सड़क बनी है या कोई स्थायी निर्माण हुआ है तो वो हुआ है या नहीं हुआ है, ये जीआई मैपिंग से, जियो टैग से। आप ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें बहुत बेहतर की और कुछ में भविष्य के मद्देनजर कुछ संशय लगता है कि इसमें ये कम भी हो सकता है, डेज की बात करें, वर्किंग डेज के भी। लेकिन शैलेंद्र जी, अब मुख्यमंत्री ने जब आज संबोधित किया तो कांग्रेस पर भी उन्होंने प्रहार किया, कहा कि छल किया गया, सुशासन का मॉडल है वीबी जी राम जी, मुख्यमंत्री ने ये कहा। लेकिन क्या भविष्य के मद्देनजर अगर बात करें तो भ्रष्टाचार खत्म होने की क्या ठोस आंकड़े भी सरकार देगी? क्योंकि अभी जिस तरह से सड़कों पर जगरूप जी को भी आपने सुना कि दोनों चीजें हैं, ये सिर्फ प्लस नहीं है लेकिन पहले से बेहतर नहीं। बिल्कुल आप निश्चित तौर पर देखिए श्वेता जी, जो भ्रष्टाचार पहले मनरेगा में चल रहा था, जो 2006 से ये स्कीम चल रही थी, और किस तरह से हमने देखा था कि अधूरी सड़कें पड़ी हुई थी, जल संरचनाएं पूरी नहीं हुई थी, सिर्फ गड्ढा खोदो योजना ही हो चुकी थी, बार बार मिट्टी निकालना और उसको वापस बंद कर देना। किस तरह से मस्टर हॉल पे आपने देखा कि दुरुपयोग किया गया और मशीनों से वहां काम किया गया। तो इन सब को रोकते हुए जो प्रमाणीगत नीतियां थी या नीतिगत जो कमियां थी, उन सबको दूर करते हुए एक नई योजना जो लाई गई है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मकसद है विकसित भारत, उससे जोड़ते हुए इस योजना को लाया गया, उसको बेहतर बनाया गया। जिस तरह से आपने देखा कि इसको रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ाए गए हैं, हमने पेमेंट जो देना है वो भी सुनिश्चित किया है कि अगर आपको हफ्ते भर में पेमेंट नहीं मिलता है, अधिकतम 15 दिन में नहीं मिलता है, तो आपको मुआवजा दिया जाएगा और किसी भी तरह का कोई डिले इसमें नहीं किया जाएगा। तो आप देखिए इसको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा गया है ताकि पारदर्शिता बने रहे और भ्रष्टाचार खत्म हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले भी जो योजनाएं चलती थी, किस तरह से बैंक खातों में फ्रॉड हो जाया करते थे और किनके खाते खुल जाते थे, किनके खातों में चला जाता था। अब जब से डिजिटल योजना आई है, हमने जनधन खाते खोले, 58 करोड़ जनधन खाते खोले, इसीलिए खोले कि जो लाभार्थी है उसका लाभ सीधे उसके खाते में जाए, और जो बीच में जो दलाली खा जाते थे एजेंट, जो रुपया जो गायब हो जाता है, जैसे इनके खुद के पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं 85 पैसे पहुंचता है, और आज आप देखिए पूरा 100% पैसा 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे, सॉरी 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो आप निश्चित तौर पर देखिए ये जो योजना है ये ना केवल ग्रामीण विकास करेगी ग्रामों का, इसके साथ साथ वहां जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करेगी। क्योंकि अब ये भारत, जो विकसित भारत का जो सपना है, वो जब तक हमारे गांव सुदृढ़ नहीं होंगे, जहां बुनियादी ढांचा नहीं होगा, वह आजीविका, इसमें आप देखिए रोजगार के साथ साथ हमने आजीविका का भी प्रावधान रखा है कि किस तरह से आप उसमें काम करके अपनी आजीविका को भी कमा सकें। और किस तरह से ये जो योजना है, ये पूरी योजना देखना आप आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल देगी, और वहां बुनियादी ढांचे खड़े होंगे, जो पलायन हो रहा है वो रुकेगा। और क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी करी गई है कि जो खेती का समय था, जब बिजाई और बुआई हुआ करती थी उस समय और कटाई होती थी, तब उनको उससे सेपरेट रखा गया है ताकि किसान भाइयों को मजदूर भी मिल सके। और अब देखिए उसके अलावा ये 125 दिन की योजना है, तो कितनी बड़ी योजना है जो आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों का, ग्रामीण गांव के विकास का, बुनियादी ढांचे के साथ साथ जो आपदाएं आती थी उन आपदाओं पर भी जो आपने बातें रखते हुए इस पे सारी जो आपने बातें कही शैलेंद्र जी, बिल्कुल जो बातें कही और जो माना जा रहा है कि ये चीजें फैसिलिटी दी जा रही है और इससे पहले से कितना वाकई में वो जमीन पे उतरता है तो फायदेमंद तो साबित होगा। सीबी यादव जी, ये कहा जा रहा है मनरेगा एक बहुत पुरानी योजना मजदूरों के लिए, जब वीबी जी राम जी लेकर आए तो आप कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते आप लोगों ने बताया कि ये बेहतर नहीं है, बहुत सारे सवाल उठे, बहुत बहस हुई। लेकिन आज के वक्त में बात करें, आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं कि इसे लूट का अड्डा बना दिया गया था मनरेगा को। क्या आप इस बात को सिरे से खारिज करेंगे, कांग्रेस पर जो आरोप लग रहे हैं इस योजना को लेकर? श्वेता जी, जो करप्शन की प्रॉब्लम है और जो योजना की है उसका तो कोई संबंध ही नहीं है, वो तो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। वो तो इसमें है तो उसमें भी होगी, क्योंकि वो तो क्रियान्वयन की प्रॉब्लम है। मूल बात है कि
मनरेगा जो है उसकी आत्मा को ही खत्म कर दिया। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राम के नाम पे जो पेट पे चोट की जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो मतलब वो उसके शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब इसमें सीधी सीधी 3 बातें हैं जो हम समझ सकते हैं कोई भी। इसमें कह रहे हैं कि हम 125 दिन कर रहे हैं। पहले कितना था? पहले एवरेज जो राजस्थान में था वो 40 से 45 दिन, हरियाणा में 13 दिन। जब पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी तब भी आप 100 दिन का रोजगार न दे करके 40 दिन का रोजगार दे रहे थे। अप्रैल 2024 से लेके अप्रैल 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक, अप्रैल 2024 में कार्य दिवस जो थे वो 27 करोड़ थे, केवल एक साल में घट करके 12.5 करोड़ हो गए। मतलब 60% कटौती तो सिर्फ पहले ही कर दी थी आप। और अब जब आप 100% पैसा आप देंगे, मतलब 40% पैसा आप देंगे, तो आप 125 क्यों 365 भी कर दो तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ होना जाना है ही नहीं, पूरी योजना खत्म हो जाएगी। 365 125 तो छोड़िए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 10 कार्य दिवस भी औसत आ जाए तो पूरे देश के भीतर नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें समझने वाली बात है, 40% आज हम राजस्थान पे आते हैं। अगर मैं आज के कार्य दिवस भी मानूं 12.5 करोड़, तो राजस्थान का टोटल बजट इसमें देना पड़ेगा 5,500 करोड़ रुपए। क्या बजट में है? और अगर 125 कार्य दिवस हो तो ये 25,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का है। राजस्थान सरकार के पास 500 करोड़ रुपए नहीं है, कैसे होगा? और वो भी इसमें जो फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो है आप एलोकेशन करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे, उससे ज्यादा कार्य दिवस देंगे। जैसे मान लीजिए राजस्थान में अकाल आ गया, बाढ़ आ गई और ज्यादा कार्य दिवस की जरूरत पड़ी तो 100% राज्य सरकार भुगतान करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहले का नरेगा सम्मान के साथ जीने का हक था। अगर फॉर्म 6 भर दो तो 15 दिन के अंदर या तो रोजगार मिलेगा या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यहां कोई गारंटी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काम क्या होगा ये ग्राम सभा और पंचायती राज तय करता था कि काम ये होगा, सरपंच तय करते थे। अब ऊपर से दिल्ली से तय होगा, एक आयोग बनाएगा, वो तय करेगा कि ये चीजें होगी। तो मूल रूप से जो गरीब का हक था, और इसमें मजदूरों की बात नहीं थी, इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे सरकारी नौकरी हो, मेरी माताजी या मेरी बहन करना चाहती है, वो भी उतना ही था। हर परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। और दुनिया के भीतर अगर भारत की किसी एक स्कीम को सराहा गया था तो वो थी मनरेगा। हमको मंदी के समय अगर किसी ने बचाया तो मनरेगा। नीचे से अर्थव्यवस्था में डिमांड अगर कोई क्रिएट कर रहा था तो मनरेगा। तो एक गरीब के, एक आम आदमी के सम्मान के हक को छीन लिया गया है, और वो भी राम के नाम पे। हालांकि इसमें कहीं राम का नाम नहीं है, लेकिन जिस तरह से राम के नाम पर लूट मचा दी गई है अयोध्या में, वैसे ही राम के नाम पर जो पेट पे चोट की गई है, मुझे लगता नहीं है कि इस देश की जनता कभी माफ करेगी इस तरह के। मैं तो एक कहूंगा कि इससे बड़ा कोई कुकृत्य नहीं हो सकता जो गरीब पे चोट करे। ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप है? आरोप बताइए ना, कि कांग्रेस आरोप बताइए। जो बायोमेट्रिक को लेकर जो पैटर्न, उन्होंने कहा कि पहले बहुत भ्रष्टाचार होता था और ये सब कुछ पता था। श्वेता जी, वो तो इसमें लगाम कैसे लगेगी? इसलिए मैं आपसे जवाब चाह रही हूं। आपने सवाल पूछा ना, वो तो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, वो तो उसमें प्रॉब्लम है, तो इसमें भी है। कह रहे हैं कि योजना में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, योजना की थोड़ी है, वो तो क्रियान्वयन में है। ठीक है, वो तो उसमें भी ठीक कर देते, उसमें भी बायोमेट्रिक कर देते, उसमें भी जीआई टैग कर देते, उसमें क्या फर्क पड़ रहा था? केंद्र से ज्यादा उसमें कौन रोक रहा है? इस योजना से आप कह रहे हैं कि राज्य पर भार आएगा वित्तीय तौर पर। नहीं, भार क्या आएगा? राज्य के पास है ही नहीं। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं 10 कार्य दिवस से 11 कार्य दिवस भी आ जाए एवरेज। और वो भी कहां स्कीम चलेगी जब पैसा ही नहीं है? इसका जवाब लूंगी, अच्छा, मैं आपसे बताता हूं, एक सवाल, क्या राजस्थान सरकार के पास 25,000 करोड़ रुपया है कि नहीं है? 25,000 करोड़ रुपए बजट में नहीं है तो फिर कैसे चलाएंगे आप 40? और हम विरोध नहीं कर रहे, बीजेपी शासित राज्यों ने भी विरोध किया है। आपकी चिंता जायज है कि खजाने में नहीं है तो चलेगा कैसे? 40% चिंता नहीं है, गरीब का पेट की चोट पे मारी गई है, चिंता नहीं है। मुझे लगता है इस देश की एक मिनट, सीबी यादव जी पूरी बात आपने रख दी है। नेमीचंद मीणा जी कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि सीधे तौर पर गांव ग्रामीण से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। नेमीचंद जी समझना आपसे चाहेंगे, राजनीतिक तौर पर तो जवाब सब तरह से है कि राजनीतिक तौर पर किसे क्रेडिट किसे नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर आप बताइए, पहले बेहतर था अब है या श्वेता जी? एक तो चीज मैं ये बता दूं कि जब शुरुआत से चल रहा था कि नरेगा में भ्रष्टाचार होता था। भ्रष्टाचार कैसे कह सकते हैं? एक जो मजदूर आदमी जिसको 283 रुपए 84 रुपए के लिए अगर उसको फेस रीडिंग और थंब रीडिंग और दुनिया भर की जो वो करने पड़ते हैं, और जो लाखों की जो सैलरी लेते हैं, उनको वो कभी ऑफिस जाएं कभी नहीं जाएं, लेकिन मतलब उनको पूरी सैलरी मिलती है। मतलब 150 से 200 रुपए के लिए वो जो तय है ना 284 रुपए, वो भी पूरा नहीं मिलता।
फिर उसके बाद जब आज राज्य की स्थिति देखें आज, जी। तो राज्य सरकार का जो पैसा बकाया है, लगभग 2 साल का पैसा राज्य सरकार के स्टेट फंड का बकाया है, ग्राम पंचायतों की जो विकास की राशि है। इसके अलावा नरेगा में जो श्रमिक जो काम करते थे उनका और जो सामग्री मद का पैसा है वो लगभग 4500 से 5000 करोड़ रुपए आज भी बकाया है। अब जब राज्य की स्थिति ऐसी है और जिसमें लगभग जो नरेगा में जो पहले काम होता था उस पे 90% भारत सरकार का लगता था, लगभग एवरेज। वैसे तो जो सामग्री में रेशो 25% था, लेकिन चूंकि एडमिन में 100% और श्रमिक में 100% भारत सरकार देती थी। लेकिन राज्यों की स्थिति अब ऐसी है कि राज्य सरकार जो विकास की अपनी हिस्सा राशि नहीं दे पा रही और ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें 5000 करोड़ बकाया है राज्य सरकार का और 5 ऐसे करके 9000 करोड़ लगभग बकाया है नरेगा में और राज्य सरकार का जो विकास की राशि पंचायतों के लिए आती है। तो जो पहले नहीं चल पा रहा था, अब अगर पूरा ही पैसा जो 40% पैसा देना पड़ेगा, कहाँ तो 10% देना पड़ रहा था, उसमें भी पेंडिंग से चल रही है। 100% थी, उसमें भी पेंडिंग नहीं, उसमें नहीं था। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, 25% रेशो था। श्रमिक को 100% भारत सरकार देती थी और जो प्रशासनिक मद था उस पर भी 100% भारत सरकार देती थी। 25% सामग्री मद पे था, लेकिन अभी पूरे पे ओवरऑल सब पे 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। तो आर्थिक स्थिति के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि अगर शायद राज्य सरकार इसको वहन करने की स्थिति में आज की हालात में तो नहीं है, क्योंकि आगे चलकर क्या होता है ये तो अलग बात है। हालांकि भारत सरकार, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि बकाया है, हजारों करोड़ बकाया है जिसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है, पुराने बकाया है। श्वेता जी एक लाइन जोड़ूंगा, ये पूरा खेल कॉर्पोरेट के लिए सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाने की एक तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, शैलेंद्र जी कमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं सीवी यादव जी को याद दिला देना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तो इनके वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी। उनका स्टेटमेंट याद हो तो बता दें आप इस स्टूडियो के माध्यम से। उन्होंने कहा था राज्यों को अकाउंटेबल होना चाहिए, राज्यों का हिस्सा बढ़ना चाहिए। वही बात, अरे सुनिए, अब आप सुनिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जन्य, अब आप सुनिए, मैं आपका एक जवाब दूंगा, आप निरुत्तर हो जाएंगे बात करने के। आपके नेता कहते क्या है, आप यहाँ के ज्ञान बांटने लग जाते हो। अरे भाई, ये ज्ञान अपने नेताओं को दो ना जो सही स्टेटमेंट दें। पी चिदम्बरम जी ने कहा था, इनके स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, कि राज्यों का हिस्सा बढ़ना चाहिए, अकाउंटेबल बनाए। हमने राज्यों को अकाउंटेबल बनाने का काम किया है। अगर राज्य अकाउंटेबल होंगे तो आप देखिए भ्रष्टाचार रुकेगा, काम होगा। और हमने जो प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है, प्रशासनिक व्यय जो है उसको भी हमने बढ़ाया है, 6% से 9% किया है। तो हम जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि गांवों का वास्तविक विकास हो, जो कांग्रेस ने सिर्फ ढकोसलेबाजी की थी और जो गड्ढे खोदे तालाब करे, और दूसरी चिंता जो जाहिर की। आप देखिए, पहली बार हुआ है केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया है वीजी राम जी के लिए। मनरेगा में 30,000 करोड़ पहले से थे और 96,500 करोड़ का प्रावधान किया है। आप देखिए, हर राज्य को जितनी आवश्यकता है उससे अधिक दिया जा रहा है। और जो ये बात कर रहे थे मांग की, आज आप बताइए, मांग के आधार पर ही ये काम होंगे। ग्राम पंचायत जो है प्रस्ताव भेजेगा, उसी के अनुसार सारे काम किए जाएंगे, लेकिन उसको बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि अधूरी सड़क बना के भाग गए, अब आप ये नहीं कर सकते कि गड्ढा खोदा और भर दिया। नहीं, अब सड़कें ढंग से बनेंगी, बनेंगे, चेक डैम बनेंगे, तालाब बनेंगे, बुनियादी ढांचा बनेगा, स्कूल बनेंगे। आप बताइए, आपको आजीविका का साधन मिलेगा। और आपातकाल में उसी का जवाब बजट का प्रावधान तो है ही सरकार को, छोड़ के चले जाना, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी की कोई जिम्मेदारी। साल भर का क्या बजट है वो आपको जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनकी यूसीसी सबमिट होती है, जो 100% कंप्लीट हो चुके हैं ना, उनके बिल बकाया है 5000 करोड़ के आसपास। आप सोचिए, उसके बाद भारत सरकार से जो पैसा आना था वो कई चुनाव लेट हो गए, इस वजह से 5000 करोड़ ही लगभग मतलब भारत सरकार पे बकाया है और 4500 के आसपास राज्य सरकार पे बकाया है। ग्राम पंचायतों में विकास कैसे होगा? अच्छा, बार बार भ्रष्टाचार की बात की जाती है, हो सकता है कहीं होता हो। जो नेगेटिव तस्वीर है, जो बार बार कहा जाता है कि काम होता नहीं, मजदूर कहीं गड्ढा खोदते हैं फिर उसी को भरते हैं और ऐसे ही बस पेमेंट होता रहता है, ये क्या है? ये क्यों ऐसा नैरेटिव बन गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा देखिए, मनरेगा जो स्कीम थी ना, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था अधिकार के साथ सम्मान का जीवन जीना। अभी तक पहले जो स्कीम चल रही थी वो ऐसे ही थी, इसमें काम के साथ और जो पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजों को विकसित करना था, भ्रष्टाचार करना, ये था मनरेगा। अधिकार के साथ भ्रष्टाचार करो, कोई बुनियादी ढांचे बनाए हुए तो आपके यूपीए सरकारों के समय में बन चुके होते हैं। आज आप देखिए किस तरह से हमने सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, हम पुलों का निर्माण कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं। और आप देखिए, श्रम लागत और सामग्रिक लागत पे 75% पहले भी केंद्र देता था।
पहले भी केंद्र देता था, मेरी बात 25% जो है वो राज्य सरकारें वहन करती थी, आज भी करती थी। आप बताइए तो कहा हम तो अकाउंटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो राज्य पूरी तरह से प्रभावी मॉनिटरिंग करेगा। एक लाइन में कंप्लीट तो करूं तो सही ना, कब कहां आजकल तो पूरा खरीद रखा है टीवी चैनलों को इन्होंने। अधिकार देखिए, आप जब नहीं करवा पा रहे हो, जब से मैं आपको सवाल कर रही हूं, नहीं करवा पा रहे हो, वक्त दे दिया। एक सेकंड मैं एक लाइन बता, एक मिनट पूछ नहीं, मुझे एक लाइन सुनिए, आप बताइए पहले तो। मुझे चुप ही नहीं होते, बताओ। एक बात बताइए, तो अगर ये चुप नहीं हो रहा है तो इसमें टीवी चैनल को कैसे खरीद लिया आप इन्होंने? चुप ही नहीं करवा पाते हो। नहीं, अच्छा, जो अधिकार और खैरात में बड़ा अंतर है सर। आप नहीं, मुझे सुनना ही नहीं आपकी बात। आपने अभी जो सवाल किया ना, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं होते, आपसे अगर नहीं होना होता तो सवाल मैं करती नहीं, मैं वही बता रहा हूं। पूरा वक्त आपने आप देखिए इस तरह से बॉडी लैंग्वेज रखते हैं जैसे आपको पूरा डिजाइन कर देते हैं। मैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर आश्चर्यचकित हूं, मैं तो पूरा आश्चर्यचकित हूं उसमें देख के कि इस तरह से कि कभी भी बोलने को चुप ही नहीं होना कोई। मैं हमने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोलते, तो एक तरीका ये होता है कि हमारे बीच में भी ना बोले, हमारे बीच में भी ना बोले। तो हाँ, तो दूसरी चीज सवाल तो पहली बात नहीं कर सकते, टीवी चैनल पर उठा नहीं सकते। तो मेन बात जो है, मेन बात क्या है, अगर आप अपनी बात अधिकार और खैरात में बहुत बड़ा अंतर होता है। मनरेगा अधिकार की गारंटी के साथ में कैसे खैरात है? क्या मैं बता रहा हूँ, तो रोजगार देने तो मैं बता रहा हूँ ना खैरात कैसे कानून में नहीं है, इसमें गारंटी नहीं है, और इसमें हटा दिया गया। गारंटी नहीं है, बोलते हैं ये पहले गारंटी नहीं है कि आप गारंटी नहीं है, खैरात है। और एक आम आदमी का अधिकार के साथ में अधिकार के जाना, वो सम्मान के साथ जीना छीन लिया। 5 साल इन्होंने खैरात के साथ जीना सिखा दिया। क्या करें, कहा कि दोनों में कोई है ही नहीं है, आ नहीं सकती, इनकी कोई तुलना ही नहीं है। हमने मूर्त रूप देने का काम किया। क्योंकि मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या इसमें गारंटी है? क्या गारंटी है? ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजनाओं का उनका शिलान्यास भी करते हैं। आपने बात रखी, इसीलिए भारत की जनता 12 साल से आशीर्वाद दे रही है, इसको निगलेक्ट कर दिया गया भारत की जनता के द्वारा। सिर्फ राहुल गांधी की तरह झूठ बोलना, क्यों बीच में आरोप लगाना, मीडिया पे आरोप लगाना, ये काम रह गया। जो पार्टी प्रवक्ता आते हैं वो बहस को पता नहीं पार्टी लाइन पे ले जाते हैं। देखो, इस पे गंभीर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। नया कानून क्रेडिट की लड़ाई लागू हुआ है, आप इसको सुनिए। कहते हैं कि मसला जब भी चिरागों का उठा, फैसला सिर्फ हवा करती। अभी ये कानून लागू हुआ, इसमें कुछ बातें नाइस लग रही है, मजदूरी की सीमा भी बढ़ाई है, 300 रुपए बढ़ाया, लेकिन ये बात भी है आप सुनिए भाई, आशंकाएं भी हैं साथ में बहुत ज्यादा कि इससे मानव दिवस जो बढ़ा तो दिए, लेकिन फंडिंग अरेंजमेंट, ये बात सही है, सरपंच साहब भी कह रहे थे, ऐसा लगता है कि राज्यों पे जो वित्तीय भार आएगा, राज्यों की जैसी स्थिति है उससे शायद फंडिंग अरेंजमेंट राज्य नहीं मिल पा रहे। ये डिमांड ड्रिवन नहीं है, ये बात सही है। और ये बात भी सही है कि पुराने मनरेगा कानून ने आपके कोरोना में और बहुत सारी वित्तीय जो आर्थिक संकटों के समय ग्रामीण रोजगार भी पैदा किए, उनको मांग भी पैदा की। उसमें कुछ अनियमितताएं होंगी, वो बढ़िया किया, नए कानून में उसको डिजिटलाइजेशन कर दिया, अच्छा किया कि उससे करप्शन रुकेगा, लेकिन किसी भी कानून की मंशा करप्शन करना नहीं होती। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें एक दो आकस्मिकताओं के लिए, जैसे कैप करने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य में सूखा पड़ गया या कोई प्रलयकारी भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ हुआ, तो इसमें मजदूरों की सीमा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि एक कैप भी किया केंद्र ने, हर राज्य के लिए कैप है और नॉर्मेटिव फंडिंग है। मतलब ये पुराने जमाने में ये बात सही है कि आस्तियों का निर्माण, वैसे तो सरपंच साहब इस बात से एग्री करेंगे कि सभी गांवों में बहुत सारी आस्तियां ऐसी कर दी, पंचायत घर है, पटवार घर है, ग्राम सेवक घर है और सामुदायिक भवन है, उनमें कोई यूज नहीं हो रहा। परमानेंट आस्तियां भी जो बना रखी है वो कहने को ही परमानेंट है, मैं भी ग्रामीण भारत से आता हूं, उनमें एक भी आस्ति का, एक भी असेट का उपयोग नहीं होता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। अब देखिए, दावे अपने अपने किए जाए कि मनरेगा बेहतर था, इसे जबरदस्ती वीबीजी राम जी लेकर आ गए हैं। अब आप ये कहें कि वीबीजी राम जी में बहुत सारे फायदे, तो बदलाव किए गए हैं, भ्रष्टाचार का सवाल उठ रहा था, आ रही थी चीजें ऐसे, इसलिए बदलाव किया गया। लेकिन अब ये कहा जाए कि वीबीजी राम जी 100% बिल्कुल सार्थक होगा, सफल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसा भी नहीं है। जब कोई नई चीज आती है तो उसमें सामने प्रॉब्लम्स आती है, जिस तरह से फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार पर वित्तीय भार यहां पर आ जाएगा, कैसे उसे किया जाएगा। अब ये योजना बनाई गई है तो उसे लेकर क्या कुछ किया जाता है, लेकिन इतना जरूर है
कि आपको ये तय करना है कि क्या कांग्रेस के सवाल भारी है या जनता के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड भारी है, और इस योजना को लेकर जो मंशा जताई जा रही है, जो कहा जा रहा है, जो फायदे बताए जा रहे हैं, वो कितना जमीन पर सार्थक नजर आते हैं। और अगर पेंडिंग भी है, पेमेंट की बात होती है कि हजारों करोड़ बकाया है, तो उसे सरकार कैसे करेगी, ये प्राथमिकता के सरकार के है, क्योंकि अगर इसे नहीं आप क्लियर करते हैं तो सवाल बार बार इसे लेकर उठते रहेंगे। बेहतर करने की कोशिश है, मजदूर हर हाथ को काम मिल सके, ये कोशिश, और इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। बाकी मौके सबको मिलते हैं, क्रेडिट की लड़ाई हर कोई करता है, और जब किसी को आरोप करने के लिए कुछ नहीं मिलता तो फिर टीवी चैनल और मीडिया पर सवाल भी उठा देते हैं। तो ये तो रोज की बात है, लेकिन इतना जरूर है, मुद्दा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, योजना अहम है, फायदा मिलना चाहिए, बस ये तभी सफल मानी जाएगी। चलिए 6 बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।